तो हे क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ लर्नर। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में और चल रहा है हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर अल्फ़ा सीरीज का, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम के यूज़ करके, यानी उस एल्गोरिथम पे ये 4 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और ये अगर आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को डील करने के बाद मैं कंसेप्ट के साथ एक बार और कंसेप्ट का इसमें यूज़ करूँगा और इसको डील करने के बाद हम लोग देखेंगे अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। और इस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके जस्ट बाद इसका एप्लीकेशन दिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स इन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि लसा और मसा, जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैं डील किया था। ठीक, तो वो हम लोग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इन क्वेश्चनों से। तो कल के लेक्चर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम, या क्या था, ये एल्गोरिथम था। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक्चुअली इसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि किसी 2 पूर्णांक के लिए a और b अगर 2 पूर्णांक है ना, अगर a और b 2 पूर्णांक है तो अगर इसमें जो छोटा वाला होगा धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक की बात होती है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है, तो a और b में कोई एक बड़ा होगा। तो सपोज कर लो यहाँ पे a ग्रेटर देन b है। ठीक, तो b से a में भाग देने पर 2 अलग धनात्मक पूर्णांक आता है और वो धनात्मक पूर्णांक जो आता है वो दोनों क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि इन ए और बी के लिए क्यू आर एकदम क्या होगा, यूनिक होगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। तो इसी पे कंसेप्ट था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे, डिवाइजर बोलते थे, कोशिएंट बोलते थे एंड रिमाइंडर बोलते थे। और इनमें एक रिलेशन था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये एक था। इसी फॉर्मूला को हम लोग बोले थे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या लेमा, या और जिसमें एक कंडीशन था कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा। बी यानी भाजक से यानी कि डिवाइजर से क्या होगा, आर का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर, ये आर क्या है यहाँ पे, ये आपका रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है। तो शेषफल का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और जो भाजक होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, इसमें आपका ए क्या है, आपका डिविडेंड है, डिविडेंड यानी कि भाज्य है, डिविडेंड यानी भाज्य है। और आपका यहाँ पे जो क्यू है इसी को हम लोग क्या बोले हैं, कि क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, भागफल, यानी कि आपका कोशिएंट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ हम लोग देखे थे और इसका यूज़ करके हम लोग एचसीएफ निकालना सीखे थे, है ना। इसी का यूज़ करके हम लोग एचसीएफ निकाले थे। तो आपसे पूछा जाता है 2 नंबर्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। इसका यूज़ करके हम लोग 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। उसी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में या निम्न में से किसे परिकलित करने का मतलब है निकालने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि इसका यूज किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, है ना। तो इसका यूज़ मैं अभी बताया हूँ कि इसका इस्तेमाल हम लोग मौसा यानी कि 2 नंबरों के बीच में एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके 2 धनात्मक, यहाँ देखो 2 धनात्मक धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है, को निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का टेक्निक है, यानी कि किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है लसा, सेकेंड दिया है मौसा यानी कि एलसीएम, और एचसीएफ दिया है या कोशिएंट या रिमाइंडर। तो क्या कोशिएंट या रिमाइंडर हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं? नहीं, इसमें कोशिएंट रिमाइंडर जो आता है वो अद्वितीय होता है, लेकिन इसका यूज यानी कि ये जो तकनीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है किसको कैलकुलेट करने के लिए, मौसा को कैलकुलेट करने के लिए, एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। चूँकि एकेडमिक एग्जाम है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले आया रहता है वही बाद में भी आ सकता है, पूरा चांस रहता है, क्योंकि जो बुक्स है आपके वो लिमिटेड रिसोर्स है और उसी बुक से इनको क्वेश्चन बनाना रहता है। बेसिकली ये एकेडमिक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक,
अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का। इसमें 45 और 60 का मौसा कैलकुलेट करना है। देखो चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मौसा कैलकुलेट करने का आपको जो सबसे आसान विधि लगे उससे निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये वाला ईडीएल पढ़े हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम पढ़े हैं तो इसी का यूज़ करके निकाल के उसमें बताया। नहीं, जो आसान तरीका होता है उसका यूज़ करके फटाक से उसका आंसर दे देना है। तो आसान तरीका, तो सबसे आसान तरीका क्या है, जो हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे। तो फैक्टराइजेशन जो करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और नॉर्मल भी हम लोग फैक्टर निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कहते हैं। जैसे मैं 45 की बात करूँ तो 45 3 से 15 टाइम में कटेगा, फिर 3 से 5 टाइम में कटेगा, 3 × 5 आया, है ना। और 60 की मैं बात करूँ, 60 की बात करूँ तो 2 टाइम में 30, फिर 2 टाइम में 15 और फिर 3 टाइम में 5 आएगा। इसमें आया 2 × 2 × 3 × 5। तो इसमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो हम लोग को लेना है, कॉमन लेना है, लेकिन कौन सा कॉमन लेना है, जो हाईएस्ट टाइम में आ रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या है, एक आपका 3 कॉमन है, एक आपका 3 कॉमन है, एक आपका 5 कॉमन है, एक आपका 5 कॉमन है, बस। इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं। इसमें देखो, इसमें कॉमन है ही नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ या एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, अगर इसके एचसीएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 × 5। यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 5, दोनों के बदले में एक एक आया। तो इसका एचसीएफ आपका हो गया 15। कितना हो गया, 15। देखो इसमें 15 है कहीं, हाँ यहाँ पे 15 है। डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम जो अभी हम लोग ईडीएल देखे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम ईडीए, तो उसमें बोल रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का वैल्यू दिया है। देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो इसमें आपका बी का वैल्यू दिया है 43। तो बी का वैल्यू 43, क्यू का वैल्यू 31, आर का वैल्यू 32। निकालना ए है तो ए को एज इट इज़ रखेंगे। बी का वैल्यू कितना है 43 प्लस ये कितना है 31 और रिमाइंडर क्या कर देंगे इंटू 31 और रिमाइंडर कितना है 32। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ देंगे, आ जाएगा अपना आंसर 43 × 31। 43 मल्टीप्लाई 31, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 12, 3 13 1 2। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पे और इसमें 32 को ऐड कर दो। 32 ऐड करोगे तो 5 6 2 5, ये 6 2 and 1 क्या है 1265। सॉरी कहीं तो मिस्टेक हुआ है, 3 3 9 3 6 12, ठीक है। इधर से एक कैरी आया था, यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13। ये देखो कितना हो गया 1365। इसमें है कहीं पे, यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर आपका हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जो ए बी क्यू और आर का जो वैल्यू था इस वाले में ईडीएल में डाल देना था। ईडीए या ईडीएल, इसको हम लोग ईडीए या ईडीएल भी बोलते हैं शॉर्टकट में, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आपको क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है, आर का दिया है, बी का मान पूछ रहा है आपसे। यानी कि इसी वाले वैल्यू में आपसे बी का वैल्यू पूछ रहा है। अब बी कैसे निकालोगे, तो ए के जगह पे 72 दिया है, 72 लिख दिए, इज इक्वल टू बी हमको चाहिए, बी क्यू के जगह पे कितना दिया है 8 दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। अब देखो ये 0 इधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 72 में से 0 जाएगा तो 72 ही रहेगा। और ये b इन दोनों मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में आएगा, इसको डिवाइड में भेज देंगे तो b इज इक्वल टू 72/8। अब इसको काटो, कितना टाइम में कट रहा है 9 टाइम में, b का बराबर क्या आ रहा है 9। ये आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन आपके किससे थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो एचसीएफ निकालने का तरीका है, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके कैसे निकाला जाता है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर एचसीएफ निकालना है दो नंबर्स का ए और बी का, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ये बी होगा। यानी कि जो भाजक होगा भाजक कब होगा, जब आर बराबर 0 होगा। यानी आप जब उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो जिस स्टेप पे भाजक उसका नहीं, जिस भाजक के द्वारा उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है वही भाजक उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इन केस अगर आर 0 नहीं होता है तो उस स्टेप को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और उस क्रम में, जैसे मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चंस को लेते हैं 45 और 60, इन दोनों का हम लोग इसके यूज़ करके निकालते हैं। अब देखो ए और बी, तो ए बराबर हम लोग क्या रखते हैं 60 रखते हैं, बी बराबर क्या रखते हैं 45 रखते हैं, छोटा वाला। अब इसका मेथड क्या है
कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले इसको नॉर्मली जो हम लोग निकालते हैं HCF वो कर देते हैं। 60 को कितना टाइम में, 1 टाइम में कटेगा तो 45 इसमें से माइनस होगा तो 15 आएगा। अब देखो 15 रिमाइंडर आ जाता है, तो ये रिमाइंडर जो है एज अ डिवाइज़र, ये रिमाइंडर एज अ डिवाइज़र यूज़ होता है, यानी कि इस शेषफल को हम लोग भाजक बना देते हैं और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना देते हैं। ठीक है, अब ये देखो 15 तिहाई 45 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हम लोग जब HCF निकाले थे A इंटू बी का, तो वो 0 रिमाइंडर 0 नहीं आया, इस B पे रिमाइंडर 0, इस B पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आगे बढ़ाए और फिर HCF किसका निकाले, HCF निकाले इसका, किसका, R का और B का। B कितना था मेरा, 45 था, B का निकाले। जैसे इसी केस में देख लो, आप HCF निकाले हो 45 का, यानी कि 60 का और 45 का, ये नहीं आया तो फिर HCF आप किसका निकाले हो, HCF निकाले हो 45 का और 15 का, तो इस केस में रिमाइंडर आपका कितना आ गया है, 0 आ गया। इसी केस में रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, मतलब इसमें का जो B था कितना था, 15, तो इसका HCF आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का HCF आपका 15 हो जाएगा, और जो कि हमारा आया भी था। तो इसको लिखते हैं HCF ऑफ 45 इन द 60 इज इक्वल टू 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर का जो मेन चीज़ है, आपको 2 ही चीज़ पढ़ना था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा पढ़ना था, और दूसरा ये पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसके अलावा इस बुक में जितने भी चीज़ है बाकी आपके प्रीवियस में जो मतलब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। नंबर्स के छोटे छोटे नंबर्स को हम लोग समझे थे, HCF LCM निकालना, ये आपको आना चाहिए, ऐसा एज्यूम करके इस बुक में, ये बुक वाले को मतलब 10th क्लास को लग रहा है कि ये चीज़ें आपको आती है। और आपको बेसिकली 2 चीज़ पढ़ना है कि आप ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को समझ लीजिए और इसको समझ लीजिए, और HCF LCM के बारे में समझिए, है ना, बारे में कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, और वो इन दोनों का यूज़ करके निकालिए। ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके तो HCF निकालने आ गया। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है और इसका इस्तेमाल करके HCF LCM कैसे निकालते हैं। इसका इस्तेमाल करके यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके सिर्फ HCF कैलकुलेट किए थे, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज़ करके हम लोग LCM और HCF दोनों को कैलकुलेट करेंगे। और इसके जस्ट बाद जो मेन थीम्स है वो पढ़ेंगे हम लोग, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, 2 डिफरेंट टाइप्स का नंबर। जो रियल नंबर है वो ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है, यानी कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या का ग्रुप यानी कि समूह होता है, और वहीं से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो इस चीज़ को समझो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है। मैं सबको इरेज करता हूँ, हटाता हूँ सबको। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, अब हम लोग बात करें जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे डाउट को क्लियर करता है। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स अंकगणित का जो मूलभूत परिमेय है, ये बहुत सारे डाउट को क्लियर करता है। जैसे मैं डाउट बताता हूँ, देखो इधर, पहले हम लोग बेसिक छोटा सा चीज़ जो इससे रिलेटेड है उस चीज़ को मैं डील करता हूँ, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी समझो, एक बार और समझो। एक हम लोग देखे थे शुरू में भाज्य और अभाज्य, इसको देखे थे, भाज्य और अभाज्य संख्या देखे थे, भाज्य और अभाज्य, यानी कि एक देखे थे प्राइम नंबर, एक देखे थे, सॉरी ये कंपोजिट है, ये एक देखे थे कंपोजिट नंबर और एक देखे थे प्राइम नंबर। इसके बारे में मैं क्या बताया था, कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसके पास एक से एक और खुद के अलावा एक अदर फैक्टर रहेगा। फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड, जो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 4 किस किस नंबर से कट रहा है, तो 4 की मैं बात करूँ तो वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो जो भाज्य संख्या होता है, एक और खुद को छोड़ के, एक से तो सभी संख्या करते हैं और खुद से भी सभी संख्या कट जाएगा ना भाई। तो इन दोनों के अलावा अगर तीसरा कोई फैक्टर इंक्लूड हो रहा है, तीसरा चौथा पांचवा डजंट मैटर, लेकिन 2 के अलावा तीसरा अगर आ रहा है तो वो भाज्य संख्या हो जाता था। क्या हो जाता था, भाज्य संख्या होता था। लेकिन जो नंबर, एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, एक था, एक खुद था, है ना, एक और एक स्वयं मतलब सेल्फ, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोले थे, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर बोले थे ना। अब इसी क्रम में जब हम लोग बात किए थे भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2 भी जो देखा जाए तो 2 भी 1 और 2 के टेबल में सिर्फ आता है, इसके पास भी 2 फैक्टर है, तो 2 से स्टार्ट हुआ था भाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। वैसे हम लोग चले जाएंगे, जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और उसी क्रम में भाज्य की बात किए थे तो इसमें तो 2 3 इसमें आ गया, बचा इसमें 1 और 4, तो एक बचा, एक को तो इसमें भी इंक्लूड नहीं किए। इधर पे हम लोग क्या ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 9 ले लिए, 10 ले लिए, 12 ले लिए, ऐसे चले गए। लेकिन इसी क्रम में ये एक छूट गया था, ये एक छूट गया था। और भाज्य और अभाज्य संख्या के लिए क्या बोला जाता है कि ये दोनों जो होता है प्राकृत संख्या होते हैं, दोनों एक से प्राकृत संख्या होते हैं लेकिन एक से बड़े होते हैं। यानी अगर भाज्य की बात करें तो एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जिसके पास एक और खुद के अलावा तीसरा फैक्टर हो। उसी तरह अभाज्य के लिए बात करें तो एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जिसके पास एक और जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक और खुद। ये सारी बातें होती थी। लेकिन सर इस एक को आप क्यों छोड़ देते थे, एक को क्यों छोड़ दिए, एक को हम लोग क्यों नहीं लिए भाज्य या अभाज्य में? तो एक के बारे में बोला जाता है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, लेकिन क्यों, इसको उसमें क्यों नहीं रखा गया? तो उस क्यों का जवाब है ये वाला अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत परिमेय। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बट वाई कंपोजिट, बट वाई, क्वेश्चन इज बट वाई। ये आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उस क्यों का जवाब है अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत परिमेय। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को समझो, ये एक्चुअली में क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़ के, गुणनखंडों के क्रम को छोड़ के। देखो क्या बोल रहा है कि एक भाज्य संख्या है, सपोज करो मैं इसमें इसी क्रम में इसमें से किसी एक भाज्य संख्या को लेता हूँ जिसमें से हम ले लिए 12 को, किसको ले लिए 12, एक भाज्य संख्या है 12। अब इस 12 के अभाज्य, इस 12 से जो ये क्या है आपका भाज्य संख्या है को अभाज्यों यानी कि जो प्राइम्स होते हैं ना, अभाज्य संख्या उसको अभाज्यों या प्राइम्स भी बोला जाता है। एस लगा देने से नंबर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस अभाज्यों के गुणनखंड के रूप में और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कैसे निकालते हैं, और आप लोग भी जानते भी होंगे। तो इसका देखो प्राइम फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, ये जो होगा 2 से कटेगा 2 से कटेगा 6 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 3 टाइम में, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। ये जो है, अब ये सिर्फ ऊपर वाले को रहने दो, यानी इसका जो हम लोग गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो ये इसमें क्या क्या आया, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, और ये 2 और ये 2 या 3, ये क्या है आपका अभाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए कि नहीं, ये भाज्य संख्या था आपका, और ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं, अभाज्यों का गुणनफल है कि नहीं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, और केवल एक ही रूप होगा, एक ही रूप होगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो उसमें 2 बार आएगा और 3 एक बार आएगा, इसके अलावा उसमें कोई नंबर आ ही नहीं सकता है। अभाज्य संख्या की बात करें, एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक अभाज्य भी नहीं है, अनभाज्य है। तो 2, ये जो संख्या स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्या किया गया कि जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वो सिर्फ एक ही रूप आएगा, और ये रूप जो है ये रूप यूनिक है, अद्वितीय है, इसके अलावा कोई रूप नहीं आ सकता है, इसके अलावा कोई रूप नहीं आ सकता है। किसको छोड़ के, गुणनखंडों के क्रम यानी कि ऑर्डर को छोड़ के। ऑर्डर कहने का मतलब पहले 3 फिर 2 फिर 2, या 2 फिर 3 फिर 2। ये देखो, ये सिर्फ मैं ऑर्डर को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं ऑर्डर को छोड़ दूं तो ऐसे ऐसे ये 3 को रूप हो गया। लेकिन अगर इस ऑर्डर को छोड़ दे तो इसका सिर्फ एक ही रूप हो सकता है, और ये केवल और केवल एक ही रूप हो सकता है। ये कौन कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। अब देखो, जब मैं बात किया एक का, सर एक को मैं एक की बात करते हैं, तो एक की बात करें तो क्या एक को अगर लिखना चाहे, इसको लिखना चाहे, इसको सपोज कर लो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और गुणनफल के रूप में, तो इसको 1 गुने 1 गुने 1,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 1 गुने 1 भी लिख सकते हैं, या इसको 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 भी लिख सकते हैं, या इसे 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें 1 का कितना भी आप यूज़ कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई इसका रूप अलग-अलग हो सकता है, कहीं पे कोई और यूज़ कर लेगा, कहीं पे कुछ और यूज़ कर लेगा, इसलिए इसको भाज्य और अभाज्य संख्या के लिए कंसिडर नहीं किया गया है। आई बात समझ में? ये अलग चीज़ था। अब देखो इस अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत परिमेय का एप्लीकेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन इसका क्या कहता है? एप्लीकेशन इसका है किस में? एचसीएफ और एलसीएम में। यानी एचसीएफ और एलसीएम में इसका क्या देखेंगे? एप्लीकेशन को, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या कहता है। इसका यूज़ करके आप लोग लसा और मौसा को निकाल सकते हैं। लसा यानी लघुत्तम समापवर्त्य और मौसा महत्तम समापवर्तक। अब देखो लसा और मौसा निकालना मैं पिछले लेक्चर में सिखाया था। और एक और चीज़, बचपन से आप लोग लसा और मौसा निकालते आ रहे हैं। कैसे? देखो लसा कैसे निकालते आ रहे हैं आप लोग। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये देखो 30, ये 45, ये 50, तो इसका लसा ऐसे दे दिया जाता था। इसका मतलब बच्चा क्या समझता है? डायरेक्ट कि हाँ भाई लसा निकालना है, और इसको डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते थे। ये 2 टाइम में कटेगा। पहले देखते थे कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। इसका क्या करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके इसका सॉल्यूशन निकालते थे ना। अब उसी चीज़ को, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते थे, एक ही बार में सभी कॉमन्स को बाहर कर लेते थे। कॉमन्स नंबर यानी कि जो इन सभी में कॉमन्स फैक्टर आता था, उस सब को हम लोग एक ही टाइम में बाहर कर लेते थे। नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसमें अभाज्य गुणनखंड की बात किया, सिर्फ 2 नंबर लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ भी निकालना है ना, एलसीएम भी निकालना है। 2 नंबर पे पहले मैं इसको समझता हूँ। देखो ये क्या है? 30 है और 50 है, समझो यहाँ पे। तो 30 का फैक्टर करो, 30 का फैक्टर पहले अलग कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 टाइम में 15, फिर 3 टाइम में 5। हाँ ठीक है, 2 3 5 क्या आ गया? 2 3 5 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह 50 का फैक्टर कर लो। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 50, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। तो इसका कितना आ गया? 50 का फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इसको और भी सिंप्लीफाई करो। 2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 पावर 1। इसमें क्या हो गया? 2 पावर 1, 3 पावर कुछ नहीं है तो 0 डाल दो, 3 पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5 पावर कितना है? 2 है। तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें हम लोग एचसीएफ की बात करें या एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों का गुणनफल। अब इसमें क्या देखते हैं, ये जितना भी गुणनखंड आया, इसमें 2 3 5 आया, 2 3 5 आया, ये कॉमन गुणनखंड हो गए। इन गुणनखंडों के जो अधिकतम घात होते हैं, उनका गुणनफल लसा क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। इसमें मैं लिख रहा हूँ कि क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल, अधिकतम घात का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोडक्ट होगा किसका? अधिकतम पावर। अधिकतम घात कहने का मतलब जो मैक्सिमम पावर होगा, कौन होगा? देखो इधर, इसमें अगर 2 की बात करें तो 2 में मैक्सिमम पावर कितना है? दोनों में 1, यानी कि 2 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब 3 की बात करें तो एक में 3 क्या है? एक में 3 0 टाइम आ रहा है, एक में 1 टाइम आ रहा है। तो अधिकतम घात कौन हो गया? 0 या 1? 1 हो गया, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो 5 1 टाइम आ रहा है, इसमें 5 2 टाइम आ रहा है, तो अधिकतम घातों का गुणनफल। तो अधिकतम घात वाला गुणनखंड इसमें कौन है? 5 पावर 2, तो 5 पावर 2 लेंगे और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और ये क्या होगा? 5 25, 6 25 जा 150, यानी कि 150 इसका क्या आ गया आपका? 150 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब इसको निकाल के देखो, 15 25, फिर ये 3 से कटेगा 5, ये 25, फिर ये 5 से कटेगा, ये 1 टाइम में, ये 5 टाइम में, फिर ये 5 से और काट दो, नीचे 1 1 आ गया, छोड़ दो। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते थे 2 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या होता था? 6 and 5 30 and 35 ये 150। ये देखो, तो जो हम लोग बचपन से निकालते आ रहे थे उसमें हम लोग पहले ही नंबर्स को कॉमन कर लेते थे,
नंबर्स पहले ही क्या हो जाता था, निकल जाता था। अधिकतम घातों वाले जो अधिकतम घात वाले नंबर होते थे वो पहले ही निकल जाता था और उसका डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसे यूज़ करना होगा, अभाज्य गुणनखंड का भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ये, तो इसमें जो अधिकतम घात वाले होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। लेकिन एचसीएफ के लिए क्या होगा, एचसीएफ के लिए ध्यान देना कि अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ की बात करेगा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन की बात करेगा। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल, न्यूनतम घात का गुणनफल, यानी कि इसमें जो गुणनफल होगा वो जो सबसे कम, जो मतलब उभयनिष्ठ को हम लोग देखेंगे तो उभयनिष्ठ इसमें 2 भी है, 3 भी है और ये 5 भी है। लेकिन न्यूनतम घात वाले को लेना है। न्यूनतम घात कितना है, 2 पावर 1, तो 2 पे पावर 1 हम लोग लेंगे। इसमें एचसीएफ में क्या लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे तो 2 पावर 1। ये 3 पावर 1 और 3 पावर 0 में न्यूनतम घात किसका है, 3 पावर 0 का घात है न्यूनतम। और 5 पावर 2 5 पावर 1 में न्यूनतम घात कितना है, 5 पावर 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 1 1 क्या हो जाएगा 2, 3 का वैल्यू 1, 5 का वैल्यू 5, ये 2 5 10, ये 10 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, मतलब ये एक तरीका है। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे आपको लिखना होगा। जब बोला जाए आपको कि अंकगणित के मूलभूत या आधारभूत परिमेय का इस्तेमाल करके आप ये लसा और मसा निकालिए, तो ये चीज़ें आएगी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लसा और मसा के बीच में जो कंसेप्ट है उस चीज़ को मैं बता दिया हूँ, देखो यही मेथड, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लसा और मसा निकालना भी इसको कहा जाता है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दिया हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये एग्ज़ाम हॉल में कभी कभी इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और इससे रिलेटेड यानी कि कुछ अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोग सीख ही गए होंगे कि कैसे निकाल रहा हूँ मैं ये अभाज्य गुणनखंड, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर को और उसके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। क्या लाऊंगा, इसके बाद जो लेक्चर होने वाले हैं वो अपरिमेय और परिमेय संख्या को लेकर होने वाला है। किसको लेकर होने वाला है, परिमेय संख्या को लेकर होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। उसके बाद हम लोग दशमलव निरूपण देखेंगे। क्या देखेंगे, दशमलव रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इन दोनों नंबरों का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे शांत और अशांत का, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं ऑब्जेक्टिव। और एक नंबर जो फ्रैक्शंस के रूप में होगा, a/b के रूप में होगा, यानी तभी उसका दशमलव निरूपण हम लोग करेंगे। तो उसमें मैं बताऊँगा कि शांत और अशांत क्या होता है और आप उस नंबर को सिर्फ देख कर ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो शांत यानी टर्मिनेट हो जाएगा या अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेट करेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह का होता है, एक जो होता है बार बार रिपीट करता है जिसको रेकरिंग बोलते हैं या बार बोलते हैं, और एक जो रिपीट नहीं करता है। तो एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर और डेसिमल, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, उसको देखेंगे। और ये दोनों को डेसिमल वाले को क्या बोलते हैं भिन्न में, और भिन्न को डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और एक और चीज़, जब मैं परिमेय और अपरिमेय पढ़ाऊंगा तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन है और उस रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, उस रिलेशन को भी डील करूंगा। और एक अलग से एक क्वेश्चन दे दूंगा, बताऊंगा जिसमें अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या को प्रूफ करना रहता है, सिद्ध करे कि √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। वो बेसिक चीज़ है, उसको अच्छे से मैं डील करके समझा दूंगा। और उसके 3-4 मेथड होते हैं, है ना। एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का 3-4 मेथड है, मैं सभी मेथड को डील करूँगा। ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, है ना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।